अनदर वीडियो। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स का। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके ऑथर्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले है फादर ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी है वो है स्ट्रैबो, और मॉडर्न फादर ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी है ओ स्किडलर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट ऑथर है वो है पैट्रिक गैडिस। इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कन्वर्जेशन का कंसेप्ट, फिर मेगा सिटी और सिटीज इन इवोल्यूशन। सिटीज इन इवोल्यूशन ये कहाँ से इन्होंने जो बेस है वो कहाँ का लिया था, वो लिया था ब्रिटेन का। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, किसकी है, पैट्रिक गैडिस की। नेक्स्ट है इसमें पीटर हैगेट। पीटर हैगेट ने दो कंसेप्ट दिए हैं, एक तो लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि 1965 में आया था, और दूसरा है नोडल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कल्चरल लैंडस्केप किसका कंसेप्ट है, शावर का, जो कि हम कल्चरल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। इसमें जो लास्ट ऑथर है वो है आर.ए. डिकिंसन। इन्होंने दिए थे सिटी रीजन, जोन ऑफ डेटोरेशन और सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म जो कि 1907 में आया था। तो ये तीन कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, आर.ए. डिकिंसन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम आते हैं अब टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के आपको नाम याद रखने हैं कि नाम क्या क्या है और किस किस ने ये नाम दिए हैं। कॉम्पैक्ट का है क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड, न्यूक्लिएटेड या कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये जो क्लस्टर्ड है ये दिया है विडाल डी लाब्लाश ने। उसके बाद एग्लोमरेटेड किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद न्यूक्लिएटेड है, ये दिया है फिंच एंड ट्रिवार्था ने। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहा गया है फिंच एंड ट्रिवार्था के द्वारा। और लास्ट है कॉन्सेंट्रेटेड, ये हमारा ब्रून्स ने दिया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है उसमें भी याद क्या करना है। सबसे पहले तो जहां इंटेंसिव कल्टीवेशन होगी ना वहां पे मिलेगी हमको कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। ठीक है, इसमें इसका पैटर्न क्या हो सकता है, एक तो ये किसके अराउंड होंगी, जो हाउसेस, कैटल शेड्स, टेंपल्स, ये सब इसमें मिलेंगे। जो हमारी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगी उसमें टेंपल भी मिलेगा, पॉन्ड भी मिलेगा। अगर वो हिंदू कम्युनिटी से है तो टेंपल मिलेंगे, अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी से है तो मॉस्क मिलेंगे। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, रिलीजन डिवाइड नहीं है, जैसा हमारा अभी जो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में है वहां पे आपको टेंपल और मॉस्क दोनों मिलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा इसकी जो शेप है वो क्या हो सकती है, पहले तो होती थी रेक्टेंगुलर, लेकिन आपको पता है अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है तो अब इसकी अमरफस शेप हो गई, यानी कि इसकी कोई शेप नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें जो क्या हो सकता है, इसमें हाई फर्टिलिटी, सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको जो मेन याद करना है वो याद करना है इसका एरिया। आपको क्वेश्चन यही आएंगे, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछेगा। एक तो शेप से क्वेश्चन आ सकता है कि शेप क्या है, और इसमें इंटेंसिव कल्टीवेशन इसका जो कीवर्ड है वो याद रखना है आपको। अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन आपको दे दिया तो उसमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगी। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को क्या मिलती है, जो जो भी हमारी जो रिवर की वैलीज मिलेंगी ना, जहाँ पे भी एलुवियल जो सोइल है वो मिलेगी, वहां पे आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलेगी। जैसे इसमें दे रखा है फाउंड इन सतलुज गंगा प्लेन्स, यानी कि प्लेन्स में आपको क्या मिलेगी, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, ये देखिए कुछ इस टाइप से होते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है इसमें सेमी कॉम्पैक्ट या सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ ये आपको जो एग्जांपल्स है ना वो याद करने हैं, कहाँ कहाँ पे मिल सकती है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गंगा यमुना दोआब, मध्य प्रदेश के हिल ट्रैक्ट्स में, या मेघालय मणिपुर के हिल ट्रैक्ट्स में आपको सेमी न्यूक्लिएटेड मिलेगी। ठीक है, यानी कि कुछ घर यहाँ पे हैं, कुछ घर यहाँ पे मिल गए, और न्यूक्लिएटेड में क्या होगा, ये पूरा का पूरा भरा होगा। ठीक है, इसमें बीच में थोड़ा थोड़ा गैप मिलेगा सेटलमेंट्स के बीच में। हेमलेट सेटलमेंट क्या होती है, हेमलेट होता है ट्रांजिशन जोन कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स्ड के बीच का। और हेमलेट जो है इसके अलग अलग नेम्स हैं, नागला, कुर्ला, पल्ली। ये अभी जो री एग्जाम हुआ था ना, जो अगस्त में हुआ था, उसमें ये वाला जो पल्ली या पुरला वर्ड है ना ये आया हुआ था। ये किसका नेम है, तो ये हेमलेट का था। ठीक है, ये आपको इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, गंगा घाघरा दोआब और कश्मीर वैली या दून्स वैली। ठीक है, इसके अलावा एक आता है कंपोजिट सेटलमेंट। क्या होता है कंपोजिट सेटलमेंट, वो होता है जब जो दो या दो से अधिक हेमलेट है ना वो ज्वाइन हो जाते हैं
तब वो कॉम्पैक्ट कंपोजिट सेटलमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये याद हो गया। डिस्पर्स सेटलमेंट, डिस्पर्स आपको पता है कि जहाँ पे जो लैंड है वो फेवरेबल नहीं है रहने के लिए, जैसे बहुत ज्यादा हिल ट्रैक्स हो गए, डेजर्टिक एरिया हो गया, यानी कि एरिड एरिया हो गया, तो वहां पे आपको डिस्पर्स सेटलमेंट मिलेगी। ठीक है, इसको और क्या क्या नाम से बुलाया जाता है? आइसोलेटेड, स्कैटर्ड या होमस्टेड सेटलमेंट्स। ठीक है, इसमें आपको पता है कि या तो बहुत ज्यादा जंगल होंगे, या बहुत ज्यादा इनफर्टाइल लैंड होगी, माउंटेन्स या हिली रीजन होगा, ठीक है, या एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हो सकता है जैसा कि हमारा डेजर्टिक एरिया में है। और इसका एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कहीं कहीं पे एक दो घर हैं और इस तरह से हमारे डिस्पर्स सेटलमेंट होती है। नेक्स्ट आता है इसमें, ये याद रखना है कि जो बी हाइव पैटर्न है ना, बी हाइव पैटर्न ये बनाती है टोडा ट्राइब, और जो ब्लॉक पैटर्न है ये बनता हमारा डेजर्ट्स में सेटलमेंट का पैटर्न, जैसे कि इस तरह से ब्लॉक हो गया ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर आपको जो घर हैं अलग अलग, जैसे एक यहाँ पे हो गया, फिर एक यहाँ पे हो गया, और इसकी चारों तरफ से इन्होंने बाउंड्री की होती है, एक मेन गेट यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये हो गया हमारा जो डेजर्टिक टाइप है। अगर वहां पे आप जाके देखेंगे राजस्थान में, तो इस तरह के आपको ऐसे मिट्टी की दीवारें करी हुई मिलेंगी, और उसके अंदर आपको अलग अलग हट्स टाइप से मिलेंगे। तो ये होता है हमारा ब्लॉक पैटर्न। और बी हाइव पैटर्न होता है टोडा ट्राइब का, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्होंने इस तरह से बी हाइव के जैसे वो बनाए होते हैं पेड़ों पे घर से, छत्ता से टाइप में, तो वो होते हैं टोडा ट्राइब का। नेक्स्ट आता है इसमें पैटर्न्स क्या क्या है। एक तो है लीनियर पैटर्न, जैसा कि आपको पता है कि एक सीधा हाईवे या रोड जा रही है, तो उसके दोनों तरफ अगर घर बने हुए हैं तो वो हो गया हमारा लीनियर पैटर्न। ये रेलवे लाइन हो सकती है, रोड लाइन हो सकती है, रिवर कैनाल कुछ भी हो सकता है, बीच में से एक ऐसे कुछ भी पास होगा और उसके दोनों तरफ ऐसे लीनियर शेप में जो है पैटर्न सेटलमेंट हो जाएगी। उसके बाद होता है स्टार शेप, जहां पे बहुत सारे जो रोड्स है वो आके मिलते हैं या रेलवे लाइंस आके मिलती हैं, और उनके चारों तरफ ऐसे दोनों साइड में ये बन जाते हैं घर, तो उसको बोलते हैं स्टार शेप पैटर्न। ठीक है, टी शेप या एल शेप, ये आपको देखे जहाँ पे जैसे एक गली ये गई हुई है और एक यहाँ से गई, तो ये टी फॉर्मेशन होगी, और इसके अगर दोनों साइड में घर बन जाए तो ये हो जाएगा टी पैटर्न। ये आपको कैसे आएगा? ये आपको डायग्राम दिया होगा और आपको ये पूछेंगे कि ये कौन से शेप का पैटर्न है। ठीक है, आपको इतना आसान सा ही क्वेश्चन आता है इससे। वाई शेप, वाई शेप ये देखिए जहाँ पे ये नदी यहाँ से आई, ये नदी यहाँ से आई, यहाँ पे इनका संगम हो गया और यहाँ पे ऐसे सीधी होगी वाई शेप में, तो ये हो जाएगा हमारा वाई शेप पैटर्न। नेक्स्ट है इसमें क्यूर्किफॉर्म पैटर्न। इसमें क्या है, इसमें जो ना दो रोड्स हैं वो ऐसे चौराहा सा बनाते हैं ना, और उनके यहाँ यहाँ पे अगर घर बन जाए तो उसको बोलते हैं क्यूर्किफॉर्म पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न ये देखिए इस तरह से मिलेगा आपको, जैसे कि ये यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही हैं, और यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर जो फॉर्म है, यहाँ पे ऐसे हाउसेस बने होंगे, यहाँ पे ऐसे पार्क से मिल जाएंगे, तो जो एक तरह से प्लान वो होता है ना, वो होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न, जैसा कि हमें सेक्टर्स में देखने को मिलता है। आप नॉर्मल जो डेली लाइफ है वहां से समझ सकते हैं। ट्रायंगुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न हमारा डेल्टिक एरिया में मिलेगा, जैसे कि यहाँ से अगर कोई भी रोड्स आ रही है या फिर कोई भी रिवर्स आ रही है और ये बीच में यहाँ पे जो दोआब का रीजन है, तो वहां पे अगर जो सेटलमेंट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हमारी ट्रायंगुलर पैटर्न। नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में ये देखिए अगर ये ऐसे बीच में पूरा भर देते हैं तो ट्रायंगुलर पैटर्न हो जाता है, लेकिन ऐसे यहाँ पे साइड में और यहाँ पे साइड में करेंगे तो ये वाई पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सर्कुलर या ओवल पैटर्न। इसमें देखिए दो टाइप्स हैं, एक तो है जैसे ये बीच में पॉन्ड हो गया, कोई भी लेक होगी, पॉन्ड हो गया, या कोई भी वाटर बॉडी होगी, और उसके चारों तरफ अगर आपको हाउसेस मिलते हैं तो इसको बोलेंगे होलो सेटलमेंट। ठीक है, और अगर बीच में अगर टेम्पल है, ये देखिए ये टेम्पल है और इसके चारों तरफ ऐसे ये बन जाते हैं हाउसेस, तो इसको बोलते हैं हम नेबुलर पैटर्न। ठीक है, ये नेबुलर पैटर्न। नेक्स्ट आता है इसमें ये वाली जो गिवन है डाटा, ये आपको याद रखना है। ये कैसे याद करना है कि जीरो अगर आर एम वैल्यू गिवन है तो उसमें क्वेश्चन में दे देंगे कि आर एम वैल्यू है जीरो, और उसमें आपको ये वाले ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो किसके लिए है। ऑल विलेजेस आर एट सेम डिस्टेंस, तो उनमें जो
जो उनकी जो बीच में डिस्टेंस है ना, उसके लिए RN वैल्यू दी जाती है कि अगर एक सेटलमेंट यहाँ पे है, एक सेटलमेंट यहाँ पे है जैसे, और दूसरी सेटलमेंट यहाँ पे है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करके ये 0, 2.15, 1.00, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, तो ये कुछ वैल्यूज हैं और इस तरह से ये आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे 2.15 है, अगर RN वैल्यू इतनी या इससे ज्यादा है तो इसमें आपको मैक्सिमम स्पेसेस मिलेगा सेटलमेंट्स के बीच में। जैसे एक सेटलमेंट यहाँ पे होगी तो एक सेटलमेंट यहाँ पे मिलेगी, तो इतना जो मैक्सिमम स्पेस हो सकता है ना पॉसिबल, वो आपको 2.15 में मिलेगा RN वैल्यू में। 1 किस में मिलेगा? जिसमें रैंडम होगी, कहीं पे भी अपनी मर्जी से कहीं पे भी सेटलमेंट बना रहे हैं तो उसमें रैंडम में मिलेगा। अगर लेस देन 1 है तो क्लस्टरिंग होगा, और ग्रेटर देन 1 है तो इवन स्पेसिंग होगी। ठीक है, ये है आपकी कुछ RN की वैल्यूज और उनसे एसोसिएटेड कंडीशंस। नेक्स्ट आता है इसमें, ये देखिए ये एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ पे नेगुलर कहाँ पे मिलेगी आपको। ये इलाहाबाद वाला है, ये यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न आपको फॉर्म होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि ये दो आपका रीजन है। ऐसे ही ये आपको एग्जांपल्स की बने यहाँ पे। नियरेस्ट नेबर इंडेक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस पे जो क्वेश्चन है ना, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ चुका है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है, और इसमें ये भी आ चुका है कि D फॉर क्या है, N फॉर क्या है, या फिर A फॉर किससे ये क्या डिनोट करता है, यानी कि D इसमें डिस्टेंस है, N इसमें क्या है, नंबर्स है, इसमें A क्या है, एरिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला किसका है, नियरेस्ट नेबर इंडेक्स का। ये इसके बाद आता है हमारा, इसमें से आपको और कुछ भी याद नहीं करना है। इसके बाद सीधा आते हैं हम यहाँ पे थ्योरीज पे। थ्योरीज ये है कुछ थ्योरीज, किस किस की कौन कौन सी थ्योरीज है। सबसे पहले है इसमें पोलिस। द पोलिस किसने दी है? HDF कीटो ने। सिटी ओरिजिन हेनरी पेरेनिन। उसके बाद ग्रेट टाउन्स फेडरिक ईगल की। उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी अमेरिका, ये है नील जैक्सन का। इसमें नेक्स्ट है द अमेरिकन इंडस्ट्रियल मेट्रोपोलिस, ये है सैम बी वॉर्नर का। उसके बाद आता है बियॉन्ड सब सबर्बिया। बियॉन्ड सबर्बिया ये है रॉबर्ट फिशरमैन का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। उसके बाद इसमें ये आती है ओरिजिन ऑफ टाउन्स की 3 थ्योरीज आती हैं। एक तो ये वाली जो डट है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है और कौन से ईयर में दिया है। इसके आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आ चुका है क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग में ये आ चुका है कि अर्बन रेवोल्यूशन किसने दिया है, इसके बाद ओरिजिन ऑफ टाउन किसने दिया, तो इनका मैच द फॉलोइंग भी आ चुका है। इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पहले किसने किसका कंसेप्ट आया, सेकंड किसका आया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरीज इनमें से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बस आपको ये बताना चाहिए कि जो गॉर्डन चाइल्ड है इसने थ्योरी दी थी द ओरिजिन ऑफ टाउन्स। ठीक है, ये हमारा न्योलिथिक जो एज है ना उससे एसोसिएटेड है, और इसकी बुक है वो है मैक मेक्स हिमसेल्फ, जो कि 1936 में आई थी। उसके बाद इसमें आती है हेनरी की थ्योरी। हेनरी की थ्योरी सिर्फ इसको ये याद रखना है कि किस पे बेस है, यूरोपियन टाइम्स पे, और कब पब्लिश हुई थी, 1895 में। इतना ही आपको याद करना है, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है इसमें लुइस मम्फोर्ड की थ्योरी, ये हमें याद करनी है। एक तो इसने सबसे पहले टर्म दी है इम्प्लोजन, किसके लिए? टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिटीज। किसके लिए कौन सी टर्म दी है? उसके बाद किसने दी है? लुइस मॉन्फोर्ड ने। इसके बाद इसकी एक बुक है, उसमें इसने 6 स्टेजेस में डिवाइड की है जो ओरिजिन ऑफ सिटी है उसको। सबसे पहले तो बुक का क्या नाम है? द कल्चर ऑफ सिटीज। इसमें 6 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? ये 6 स्टेजेस हैं, और ये इसकी जो हायरार्की है वो आपको याद होनी चाहिए। इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टाइनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। इसमें ये आपको याद रखना है कि मेगापोलिस वर्ड किसने दिया था, टाइनोपोलिस को और क्या बोला जाता है? एक्सप्लोटेटिव। ठीक है, एक्सप्लोटेटिव स्टेज आ जाती है ये टाइनोपोलिस में। उसके बाद ये याद रखना है कि थेंटोपोलिस है, इसको सिटी ऑफ डेड बोला जाता है, और इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ये बताना चाहिए कि न्यूपोलिस क्या है, जहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट होने शुरू हो जाती है, मतलब जो बेसिक प्राइमरी स्टेज है वो है। उसके बाद पोलिस में क्या है, इसमें थोड़ी थोड़ी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे अलग अलग दुकानें, जो अलग अलग जो क्लासिफिकेशन हो जाती है लेबर की, जैसे कोई
उसका आयरन का काम करता है, ब्लैक स्मिथ है या फिर कोई ज्वेलर है, तो ऐसे डिवीजन होने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर मेट्रोपोलिस में फुल फ्लैश काम स्टार्ट हो जाता है, ऐसे बिल्कुल मॉडर्न सिटी बन जाती है वो। और उसके बाद मेगालोपोलिस में जो स्टेजेस है, मतलब पैसा कमाने के लिए लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उसमें जो लोग हैं या पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एकदम एक्सप्लोजन के साथ बढ़ने लगती है, और बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइनोपोलिस वो स्टेज आती है जब उसमें जो है, अगर पता है जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो जाती है कि वो जो रिसोर्स है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो अब वो जो है उसका जो है खत्म होने की तरफ स्टार्ट हो जाती है, उसका जो विनाश है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें नेक्रोपोलिस वो आ जाती है कि वो एकदम ऐसे स्टेज पर आ जाती है जहाँ पे जो लोग हैं वो उस सिटी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी हमारी दिल्ली में जो चल रहा है कि जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली जो स्टेबल पीपल हैं वो दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो इस लेवल तक पॉल्यूटेड हो चुके हैं कि वहां पे जो पीपल है वो रह नहीं सकते हैं। तो ये हमारी कुछ स्टेजेस थी, 6 स्टेजेस जो कि लुइस मॉम्फोर्ड ने दी हैं। उसके बाद आता है लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिया किसने है। ये दिया है मार्क जेफरसन ने। इसका आपको ईयर याद करना है 1939। और जो मार्क जेफरसन ने एक वर्ड दिया है वो है सेंट्रल प्लेस। इसके बाद प्राइमेट सिटी होती क्या है, जिसमें जैसे अभी तो आपको पता है कि कोई प्राइमेट सिटी नहीं है, इसमें क्या होगा कि ये कंट्री होगी, उसमें एक बहुत बड़ी मतलब वो होगी सिटी जो कि और सभी जितनी भी सिटीज है ना उनसे काफी ज्यादा बड़ी होगी। उसका जो फाइनेंशियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा लो या फिर उस पर जो डिपेंडेंसी है वो लगा लो, वो सबसे ज्यादा बड़ी एक ही सिटी होगी। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, स्टेट वाइज जाके हम देखें तो भी 1% देखने को मिलता है, लेकिन स्टेट्स में भी आपको पता है कि जैसे अलग अलग सेंटर्स बनने लग गए हैं, अलग अलग हब बनने लग गए हैं, मल्टीपल जो प्राइवेट सिटीज हैं वो उभर के आने लगी हैं एक स्टेट में। तो ये अगर आपको पता है जैसे कि ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, तो ये आपको देखने को आपको कंसेप्ट कम ही मिलता है। ये हमारा जो कॉलोनियल टाइम था ना, उस टाइम का कंसेप्ट था। तो इसमें क्या है कि एक जो सिटी है वो डिस्प्रपोर्शनेबल पे बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाती है, और उसको हम प्राइमेट सिटी का नाम देते हैं। और ये क्या क्या है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स में उसका कोई भी कंपटीटर नहीं है पूरी कंट्री में, तो उसको प्राइमेट सिटी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें ये फैक्टर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा जो इसमें एक ये इंडिया वाला जो एग्जांपल है ना, ये देख लेना कि किस स्टेट में कौन सी सिटी है और जिसको प्राइमेट सिटी बोला गया है, ठीक है। ये वाला कुछ इंडिया वाला जो है, इंडिया की प्राइमेसी वो पढ़ लेना। उसके बाद आता है हमारा रैंक साइज रूल। रैंक साइज रूल सबसे पहले दिया किसने है, जीके जीफ ने। कब दिया है, 1949 में। इंडिया में रैंक साइज रूल का कंसेप्ट जो है वो किसने देने की कोशिश की है, जी अहमद ने। उसके बाद रैंक साइज रूल होता क्या है, रैंक साइज रूल में जैसे कि हमारी जो सबसे बड़ी जो प्राइमेट सिटी है वो मान लीजिए उसकी पॉपुलेशन है 1 लाख, तो रैंक साइज रूल में क्या बोला गया है कि उसके बाद जितनी भी सिटीज होंगी ना, उसकी जो भी रैंकिंग होगी, उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो उसी रैंक के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि हमारी आपको पता है प्राइवेट सिटी हमने मान के चल रही 1 लाख पॉपुलेशन है, उसके बाद जो प्राइवेट सिटी 2 होगी, उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 है, तो उसको जो प्राइवेट सिटी है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। प्राइवेट सिटी 3 है तो जो प्राइवेट सिटी 3 की जो पॉपुलेशन कैसे निकलेगी, जो प्राइवेट है सिटी है उसकी पॉपुलेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला है। P1 होगी हमारी प्राइवेट सिटी, उसके बाद PN हो गया जिसकी हमें पॉपुलेशन निकालनी है जिस प्राइवेट सिटी की, और ये N क्या हो गया कि जिसकी पॉपुलेशन निकालनी है, जो से नंबर की निकालनी है उस नंबर को यहाँ पे रखना है। जैसे कि 2 की होगी, अगर 1 लाख प्राइवेट सिटी की है तो 2 की होगी 50,000, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही P3 की निकालनी है तो P1 क्या है 1 लाख, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33,000। तो ठीक है, ऐसे आपको ये एक बार जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो भी आ चुका है, और ये पूछा जाता है कि रैंक साइज रूल किस एसोसिएटेड है, जी के जेफ से। इतना याद रखना है। ये ग्राफ क्या है, अगर ये ऐसे नीचे की तरफ है तो ये होगा प्राइमरी ग्राफ, अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये हो गया प्राइमरी ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, रैंक साइज रूल ग्राफ को, ठीक है। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है इसमें फोर्सेस ऑफ
डाइवर्सिफिकेशन, इसको बस ये याद करना है कि आई की वैल्यू अगर 1 से स्मॉलर देन और 0 से ग्रेटर देन है तो उसमें फोर्सेस लगेंगे डाइवर्सिफिकेशन वाले। और अगर यूनिफिकेशन की फोर्सेस के लिए क्या है, जो आई की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। आपको सिर्फ ना कुछ ये एसोसिएट करना है कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ ये रट्टा मार लो कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फोर्सेस ऑफ यूनिफिकेशन लगेंगे, ठीक है। और ज्यादा कुछ डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सीबीडी का, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इसकी जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है वो याद करनी है। एक तो इसमें जो है वो अर्बन सेंटर होना चाहिए, जो कि इसमें सारी जो ऑफिसेज हैं वो इसमें होनी चाहिए, जितने भी रिटेल स्टोर है, ऑफिस की बिल्डिंग्स है, ऑफिस है, वो सब होना चाहिए। और टॉल बिल्डिंग्स, मतलब एक तरह से जो वर्किंग वाली सिटी है, जैसे कि हमारा ये है दिल्ली में सीपी है कैनॉट प्लेस, वहां पे वो है हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। वहां पे लोग रहते नहीं है, सिर्फ सुबह काम करने आते हैं और शाम को सारे निकल जाते हैं काम करके, वो एरिया खाली हो जाता है। इसमें क्या होना चाहिए कि जो वेहिकुलर और पेडेस्ट्रियन के जो ट्रैफिक है वो हाई होना चाहिए। और जो रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके कंपेरेटिवली जो रेंटेड अपार्टमेंट्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, जो वर्किंग प्लेस हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ये होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछी जा चुकी है और आगे भी से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्सेंट्रिक, ये हमारे मॉडल्स आ गए कि कौन कौन से किस किसने मॉडल्स दिए हैं लैंड यूज के। तो ये तीनों के तीनों मॉडल्स, एक तो इनके किसने दिए हैं वो याद करना है आपको। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इसके डायग्राम से, और इसकी सीरीज आपको याद रखनी है। जैसे कि ये कोसेंट्रिक जोन मॉडल है, इसका आपको सबसे पहले तो ये किसने दिया है और कौन सी बुक है इससे एसोसिएटेड और कब दिया गया है, ये 3 चीज आपको याद करनी है। फिर इसमें जो जोन्स डिवाइडेड है वह कितने डिवाइडेड हैं वो याद करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद किस सीरीज में, जैसे जोन 1 है वो सीबीडी है, जोन 2 है वो ट्रांजिशन जोन है, तो वो आपको सीरीज याद होनी चाहिए कि किसमें कौन सी सीरीज है। और इसमें आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जोन 1 क्या है, जोन 2 क्या है, या फिर सीरीज पूछ सकते हैं कि इसको अरेंज कीजिए, सबसे पहले सीबीडी आएगा, अंदर से बाहर की तरफ पूछ सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले सीबीडी है, फिर जोन इन ट्रांजिशन है, फिर जोन ऑफ वर्कर मेंस होम है, यानी कि जो सीबीडी में काम कर रहे हैं ना वो यहाँ पे, अब आपको पता है कि प्राइस इतने हाई हो जाएंगे कि वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो और आपको पता है अगर वो दूर रहेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एकदम सिटी की जो आउटर स्कर्ट्स होती हैं वहां पे रहने लग जाते हैं। तो ये होता है जो ट्रांजिशन जोन है, और जो वर्कर्स की जो होम जोन है, यहाँ पे आपको जो सारी वर्कर या लेबर जो पॉपुलेशन है वो मिलेगी। उसके बाद आता है बेटर सेटलमेंट, और लास्ट में जो सबसे दूर होती है वो होती है हमारी कम्युनिटी जोन की, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है सेक्टर मॉडल। सेक्टर मॉडल इसमें क्या याद करना है, किसने दिया था और कौन से ईयर में दिया था। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डायग्राम बेस्ड। ये आपको याद होना चाहिए कि ये 1 लिख दिया तो ये यहाँ पे क्या है, ये 2 लिख दिया तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें ये मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। इसमें क्या याद रखना है, किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, और ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये हमारा जो जून में पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था ना, उसमें पूछा गया था, और उसमें ये वाला पॉइंट पूछा गया था कि ये कौन सा है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। अगर वैसे पूछेंगे तो उसमें मैच द फॉलोइंग आ सकती है कि ये मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल किसने दिया है, हैरिस एंड उल्मन ने 1945 में, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है इसमें वो है सेंट्रल प्लेस थ्योरी का। सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्रिस्टोलर के द्वारा गिवन है। इसके अलग अलग नेम कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने, ये सारे नेम्स दे रखे हैं मैंने, कौन से ईयर में दिया था और कहाँ कौन से एरिया पे इसने जो थ्योरी है वो डेवलप की है वो दी है इन्होंने। लिमिटेड एरिया जो कि सदर्न जर्मनी का एरिया इन्होंने सिलेक्ट किया था, वो आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके और असम्पशंस क्या है। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो असम्पशंस पे आता है, और इसी पे इसकी जो डीमेरिट्स हैं वो काउंट हुई हैं, और इस उन डीमेरिट्स के बेस पे जो लोश की जो इंप्रूवमेंट थ्योरी है वो दी गई है लोश के द्वारा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें असम्पशंस क्या है, जो लैंडफॉर्म है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उसका क्लाइमेट कंडीशंस और उसका टेरेन यानी कि लैंडस्केप एरिया, ये नहीं है
कि अगर प्लेन है तो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उसमें ये नहीं है कि बीच में नदी भी आ जाए, इन्होंने नदी के लिए भी मना किया है इसमें, और ना कोई हिल्स ना कुछ और, ठीक है। बिल्कुल यूनिफॉर्म टेरेन होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लेन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट आर यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज। जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेटलमेंट का, यानी कि जो सेटलमेंट पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं है कि कहीं पे न्यूक्लिएटेड है और कहीं पे डिस्पर्स्ड है, ऐसे ये नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सेटलमेंट होना चाहिए रिसोर्सेज के उसमें रिस्पेक्ट में, रिसोर्सेज को एसोसिएट करके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है कि जो जितनी भी पॉपुलेशन है ना उनका जो इनकम लेवल है वो सेम है, ये आपको पता है कैसे भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इसमें जो कंज्यूमर है और जो सामान बेच रहा है, सेलर है, रिटेलर है, उनका जो बिहेवियर है वो रैशनल होना चाहिए। आपको ये पता है कि ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको पता है एक घर में भी अगर 4 पर्सन रह रहे हैं तो उनका भी माइंड सेट अलग अलग होता है, बेशक से वो सेम फैमिली से हो। तो अब अगर वो इतने सारे घर हैं तो कैसे उनका सेम हो सकता है माइंड सेट। तो ये साथ के साथ हम डीमेरिट्स भी कर रहे हैं इसके। और इसमें ये बोल रखा है कि जो एंटायर लैंडस्केप है वो फुल्ली सर्व्ड होना चाहिए, कैसे, यूनिफॉर्मली स्पेस सेंट्रल प्लेस होना चाहिए जहां पे कोई भी ऐसा वो ना बचे एरिया जो अनसर्व्ड हो। और इन्होंने बोला है कि हेक्सागनल पैटर्न होना चाहिए सेंट्रल प्लेसेस का, कि वो हेक्सागन, ये देखिए ऐसे हेक्सागनली जो अपनी सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। तो रियल लाइफ में हेक्सागन जैसा कोई भी पैटर्न अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे। नेक्स्ट आता है इसमें जो हमें याद करना है वो है ये 3, K3 की वैल्यू मार्केटिंग प्रिंसिपल, K4 की वैल्यू ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, K7 की वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। ये 3 वैल्यूज आपको याद करनी है, इससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये आपसे ये पूछ सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये वाले जो डायग्राम्स है सारे के सारे ये याद करने हैं, और के जो है उनकी जो तीनों है K3 K4 K7 इनकी वैल्यूज और उनके नाम, ये वाली जो चीज है ये याद करनी है आपको। और ज्यादा थ्योरी आपको जितनी मैंने पढ़ाई है अजम्पशंस वाली, ये अजम्पशंस याद करनी है और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद लर्श ने क्या किया, इन्होंने इम्प्रूव कैसे किया इस थ्योरी को, इन्होंने असम्पशंस क्या क्या ली, इन्होंने भी आइसोट्रोपिक की सरफेस माना है, इन्होंने भी सेम ही माना है कि गुड सप्लाई कर दी, ये वो जो थी ना, बस इन्होंने क्या वो किया कि डिमांड और सप्लाई पे इन्होंने अपनी थ्योरीज को रिवॉल्व कर दिया। उन्होंने डिमांड और सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो लिया ही नहीं था क्रिस्टोलर ने, इन्होंने डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट डाला है, ये इम्प्रूवमेंट की है। और इन्होंने बहुत सारे उनके तो सिर्फ 3 ही लेवल्स थे, के की सिर्फ 3 ही वैल्यूज थी, इन्होंने बहुत सारे जो के की वैल्यूज हैं वो ली हैं, और इन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बताया। तो आपको पता है इतनी सारी वैल्यूज से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ बनता है क्रिस्टोलर से। और ज्यादा लो से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही एसोसिएट करना है कि इन्होंने जो डिमांड सप्लाई है उसका कंसेप्ट ऐड ऑन किया था। और सारा इन्होंने सेम ही रखा है कि आइसोट्रोपिक सरफेस, उन्होंने भी बताया कि यूनिफॉर्म टेरेन होना चाहिए, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है इसमें, और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो